तो आज के इस क्वेश्चन में जो दिया गया सिचुएशन है वो कुछ ऐसा है कि ये एक स्मूथ हिल है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, और यहाँ पर एक प्लांक रखा हुआ है जिस प्लांक का की मास कैपिटल एम है, जिस प्लांक का मास कैपिटल एम है, और एक स्मॉल लेटर एम मास का एक डिस्क जैसा ऑब्जेक्ट, एक छोटा सा बॉडी स्मॉल डिस्क यहाँ से स्लाइड करके उतरता है। कितना हाइट उतरता है? h हाइट वो नीचे उतरता है, और नीचे उतर के ये प्लांक के ऊपर जाता है, प्लांक के ऊपर इस तरह से आ जाता है। अब यहाँ पर प्लांक और लोअर पार्ट जो है, यहाँ पर ये जो कांटेक्ट है, इस कांटेक्ट में, इस वाले कांटेक्ट में किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन डिस्क और प्लांक के बीच इस रीजन में यहाँ पर फ्रिक्शन सिचुएटेड है। अब होगा क्या इससे? ये एक सर्टेन स्पीड से नीचे उतरेगा यहाँ पर, और चूंकि इस छोटे से डिस्क और प्लांक के सरफेसेस के बीच फ्रिक्शन है, तो इसका स्पीड जो है, इसका स्पीड, ब्लू कलर का जो डिस्क है, इसका स्पीड धीरे धीरे घटेगा। और ये जो प्लांक है, चूंकि यहाँ पर फ्रिक्शन सिचुएटेड है, तो ये प्लांक आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। आप एक ऐसा बॉडी टेबल पे रखें जो कि इजीली स्लाइड कर सकता है। अगर उसके ऊपर आप अपना हाथ फेर देंगे तो वो बॉडी भी मूव करने लगेगा। आपको उसे पुश करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ हाथ फेर दें। फ्रिक्शन के कारण ये जो आपके हाथ तलवे के साथ उस बॉडी के सरफेस के बीच जो फ्रिक्शन होगा, वही फ्रिक्शन उसे पुल करके आगे लेके चला जाएगा। तो सिनेरियो क्या होगा? ये बॉडी जो है, ये प्लांक आगे इस तरह से स्लाइड करके आगे मूव करने लगेगा, और यहाँ प्लांक और नीचे वाला जो सरफेस है, इसके बीच फ्रिक्शन है नहीं, इसके बीच फ्रिक्शन है नहीं, तो ये मूव करते जाएगा। और ये जो ब्लू कलर का डिस्क है, ये ऑब्वियसली इसके पास इनिशियली यहाँ पर एक स्पीड है, लेकिन उसका स्पीड धीरे धीरे घटते जाएगा। हेंस वो इस प्लांक में भी थोड़ा आगे बढ़ते जाएगा, और बढ़ते बढ़ते एक समय जाके वो प्लांक के साथ स्टिक कर जाएगा। यानी कि स्टिक करने का मतलब है कि वो और प्लांक के रेस्पेक्ट में और आगे नहीं बढ़ेगा। अब दोनों बॉडीज़ जो है, ये सिस्टम अब आगे बढ़ने लगेगा। ये सिस्टम, लेट अस से कि ये सिस्टम v स्पीड से आगे बढ़ेगा यहाँ पर, और ये जो डिस्क है ये ऊपर से नीचे गिरा तो इसे भी एक स्पीड मिला। तो जिस स्पीड से ये डिस्क जो है इस प्लांक के ऊपर आके सिचुएटेड हुआ, जिस स्पीड से, इनिशियल स्पीड से, लेट अस से वो इनिशियल स्पीड जो है v0 है। यहाँ पर कहा गया है कि इस डिस्क का मास है स्मॉल लेटर m, और ये जो प्लांक है, इस प्लांक का मास है कैपिटल M। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स इस बीच काम कर रहा, प्लांक और ये डिस्क के सरफेसेस, कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, वो फ्रिक्शनल फोर्स कितना वर्क करेगा। यहाँ पर आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। आई होप आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। अब देखिए आपको यहाँ पर करना क्या है, किस तरह से हम इसे अप्रोच करेंगे। आप अगर गौर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसके पास एक मोमेंटम होगा, इस जगह पे, इस डिस्क के पास उतरेगा तो v0 स्पीड होगा, हेंस एक मोमेंटम होगा। अब देखने वाली बात ये है कि इनिशियली इसके पास ये मोमेंटम रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम कह सकते हैं फाइनली जाके इसके पास एक कंबाइंड मोमेंटम होगा। यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, बिकॉज ये यहाँ इस सरफेस में, यहाँ पर जो कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पर लोअर सरफेस और प्लैंक के बीच जो कांटेक्ट है, यहाँ पर फ्रिक्शन है नहीं, तो हम आसानी से यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। यहाँ दो बॉडीज़ जो है एक साथ मूव करने लगा है, यानी कि बहुत हद तक आप इसे इनइलास्टिक कलीजन अगर आपने पढ़ा होगा तो उस तरह का सिनेरियो आपको दिख रहा है कुछ हद तक। एग्जैक्टली वो इनइलास्टिक कलीजन तो कह नहीं सकते, लेकिन वैसा सिनेरियो बन रहा है। यानी कि यहाँ पर एनर्जी कुछ लॉस हो रहा है सिस्टम का। अब एनर्जी लॉस किसके कारण हो सकता है? कौन यहाँ पर प्रेजेंट है जो एनर्जी लॉस करवा रहा है? वो है फ्रिक्शन। यहाँ डिस्क
और प्लैंक के बीच जो कांटेक्ट सरफेस है वहाँ पर जो फ्रिक्शन अपीयर कर रहा है, इस जगह पे जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है वो एनर्जी डिसिपेट करने के लिए, उस एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स जितना काम करेगा सिस्टम का एनर्जी उतना लूज होगा, बिकॉज यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव काम करेगा, हेंस सिस्टम अपना एनर्जी लूज करेगा। तो वहाँ से हम वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ये पता कर सकते हैं। इसे मैं अगले पेज में भेज देता हूँ। और यहाँ पर हमें सबसे पहले करना क्या है, आप सिनेरियो समझ गए। इस हिल में, डाउन हिल जो है, यहाँ पर ये जो हिल है यहाँ पर फ्रिक्शन है नहीं, यानी कि हम ये अगर V0 हम पता करना चाहते हैं और ये कहा गया है कि यहाँ से यहाँ तक का हाइट, यानी इस दौरान यहाँ से यहाँ तक इस दौरान ये h हाइट नीचे उतरता है, तो हम आसानी से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा के ये V0 पता कर सकते हैं। कैसे कि इस दौरान यहाँ से यहाँ पहुँचते हुए ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रहा है, दैट इज़ इक्वल टू मास इस बॉडी का इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू जितना हाइट ये नीचे उतरा, एंड दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सो गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, तो यहाँ जितना काइनेटिक एनर्जी बनेगा दैट इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू मास इंटू वहाँ पर उसका जो स्पीड है उस स्पीड का स्क्वायर। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करें तो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं V0 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 2gh, एंड हेंस अगर V0 की ज़रूरत पड़े तो हम कहेंगे V0 इज इक्वल टू √2gh। तो ये तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा के हम V0 पता कर लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि ये दो बॉडीज़ इसके मोमेंटम के कारण, ब्लू डिस्क के मोमेंटम के कारण डिस्क और प्लैंक दोनों को मोमेंटम मिल रहा है, यानी यहाँ पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। हम कह सकते हैं इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू mv0, m इसका मास, ब्लू पार्टिकल का मास, और v0 उसका वेलोसिटी। सो mv0 इनिशियल मोमेंटम, चूँकि प्लैंक इनिशियली 0 मोमेंटम में है, रेस्ट में है, तो ये हो गया इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ये पूरा सिस्टम v स्पीड से अब आगे की तरफ मूव कर रहा है, या आप कह सकते हैं v वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे m प्लस m इंटू v, ये हो गया फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। यहाँ से हमें ज़रूरत पड़ेगी v की, तो हम कह सकते हैं v इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई m प्लस m इंटू V0। अब यहाँ पर देखें कि इस पूरे कोर्स में इसके चढ़ने से लेकर दोनों का सेम मास, सेम वेलोसिटी होने के इस पूरे प्रोसेस में ये कुछ एनर्जी लूज़ करेगा। तो हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन जितना काम करेगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, दैट इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, और वो नेगेटिव होगा। ऑब्वियसली फाइनल एनर्जी जो है वो कम होगा, इनिशियल एनर्जी ज़्यादा होगा। तो उससे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू आएगा उसका। ओके, देखिए हम अगर किसी सिस्टम पे काम करते हैं, मैंने कुछ काम किया एक सिस्टम पे, तो सिस्टम का एनर्जी इंक्रीज़ करेगा। अगर आपको पता करना है कि मैंने कितना काम किया, तो आप कह सकते हैं दैट इज़ इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। मैंने काम किया, उसका एनर्जी बढ़ा, एनर्जी 1 था, बढ़ के एनर्जी 2 हुआ, तो कितना बढ़ा, E2, एनर्जी 2 माइनस एनर्जी 1। ये जो इसका एनर्जी बढ़ा वो तो मैंने उसे दिया, यानी मैंने उतना काम किया। अगर मेरे कुछ करने से, अगर मैं उल्टी दिशा में काम करूं, उसके मोशन के उल्टी दिशा में काम करता हूं, तो फिर होगा क्या, उसका एनर्जी रिड्यूस करेगा। जैसे कि ये मूव कर रहा बॉडी, मैं उल्टी दिशा में फोर्स लगा रहा हूं, तो इसका एनर्जी, सिस्टम का एनर्जी जो है वो लूज़ करेगा। तो उस समय जब मैं कहूँगा वर्क डन बाय मी, ऑब्वियसली वो नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि मैं उसका एनर्जी को घटा रहा हूँ। सो वर्क डन बाय मी इज़ फाइनल एनर्जी
माइनस इनिशियल एनर्जी, तो वो ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा बिकॉज फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी से कम होगा, और होना भी चाहिए, नेगेटिव ही आना चाहिए, तभी तो मेरे किए हुए काम के कारण उसका एनर्जी घट रहा है, तो मैंने नेगेटिव काम किया सिस्टम पे। अब हमें अगर यहाँ से ये पता करना है कि फ्रिक्शन ने कितना काम किया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो मैं ये कहूँगा इस सिस्टम का फाइनल काइनेटिक एनर्जी, एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इनटू इस सिस्टम का मास इनटू फाइनल वेलोसिटी उसका स्क्वायर, तो ये इस पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन फाइनल काइनेटिक एनर्जी। एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उससे हमें घटाना है। इनिशियली तो प्लैंक के पास ज़ीरो स्पीड था, यानी ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी था, तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इस डिस्क के पास था ड्यू टू दिस वेलोसिटी या स्पीड, तो हम कहेंगे दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी नॉट स्क्वेर्ड। तो यहाँ से आप देखें v तो एक अननोन टर्म है, v नॉट को हमने पता लगा लिया, दैट इज इक्वल टू दिस वन, सो v को हम v नॉट से सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा सबसे पहला काम होगा हाफ इंटू एम प्लस एम, और ये v स्क्वायर को हम इसका स्क्वायर लिखेंगे, सो m स्क्वायर डिवाइडेड बाय m प्लस m का होल स्क्वायर, और ये v नॉट का स्क्वायर, और इसे सब्ट्रैक्ट भी करना है, हाफ m v नॉट स्क्वायर। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, हाफ m, पहले तो मैं इसे कैंसिल कर लेता हूँ, यहाँ से ये जो है एक को कैंसिल कर देगा, यहाँ से मैं हाफ m v नॉट स्क्वायर्ड को कॉमन ले लेता हूँ, हाफ m एंड v नॉट स्क्वायर्ड, तो फिर हमें यहाँ से मिलेगा m डिवाइडेड बाय m प्लस m, और यहाँ से -1। तो जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो मैं पाऊँगा दिस इज़ हाफ एंड m एंड v नॉट का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पर, सो v नॉट का स्क्वायर हो जाएगा 2gh, सो v नॉट का स्क्वायर हो गया 2gh, और जब मैं इसे कैलकुलेट करूँगा तो मैं ये पाऊँगा दैट इज़ m, डिनोमिनेटर में m प्लस m, और ये -1, दैट मीन इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, -m माइनस कैपिटल M। ओके, सो यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम कहेंगे इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर देंगे, और ये जो है ये चला जाएगा, तो ये माइनस साइन है, -mgh कैपिटल M, सो स्मॉल m कैपिटल M gh डिवाइडेड बाय m प्लस कैपिटल M। सो ये जो है इतना काम फ्रिक्शन करेगा, क्योंकि इतना एनर्जी सिस्टम लूज़ कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन उस एनर्जी को लूज़ करवा रहा है। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज दिस वन। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ये था, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो रिजल्ट हमें मिला वो हमारे चॉइस ऑफ रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा? क्या ये सही है? क्या हमारा कुछ भी रेफरेंस फ्रेम हो, हमारा कोई रेफरेंस फ्रेम हो, जैसे कि ये सारा कैलकुलेशन हम लोग ग्राउंड पे खड़े खड़े हम लोगों ने किया, यानी कि ये जो हिल है, ये जो बॉडी है, इस बॉडी के रेफरेंस फ्रेम ने, उस फ्रेम में हमने इसे कैलकुलेट किया। अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में मूव करता हूँ, ऐसे मैं खुद मूव कर रहा हूँ, फिर जो मेरा कैलकुलेशन होगा, फिर मेरा जो ऑब्जर्वेशन होगा, उसके बाद मैं जो कैलकुलेट करूँगा, क्या उस समय भी मुझे यही दिखेगा कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज़ द सेम वन, इसी के बराबर होगा? तो यहाँ पर इसके लिए आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप एक रेफरेंस फ्रेम में भी स्पीड से मूव करें, या फिर कहें v डैश स्पीड से आप मूव करें और बाकी सारे कैलकुलेशन करें, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं पर इसी एक्सप्रेशन में देखें, दिस इज़ द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है किसका? ये एक्सप्रेशन है वर्क डन बाय फ्रिक्शन का। अब अगर इस एक्सप्रेशन में देखिए, मैं किसी भी रेफरेंस फ्रेम में चला जाऊँ, मैं मूव कर रहा हूँ v डैश स्पीड से इस डायरेक्शन में, तो मुझे जो चीज़ें दिख रही है, जो क्वांटिटीज़ यहाँ पर है m, क्या वो डिपेंड करेगा मेरे रेफरेंस फ्रेम में? नहीं करेगा। हाँ, बशर्ते मैं लाइट के स्पीड के कंपैरेबल स्पीड से ना चलूँ,
तो वैसा वैसा सिनेरियो यहाँ पर है नहीं। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स। तो यहाँ पर ये डिपेंड नहीं करेगा रेफरेंस फ्रेम पे, ये भी डिपेंड नहीं करेगा, ये भी इंडिपेंडेंट होगा रेफरेंस फ्रेम के, ये भी इंडिपेंडेंट है, और ये सारे क्वांटिटीज़ इंडिपेंडेंट है रेफरेंस फ्रेम के। यानी हम कह सकते हैं हम रेफरेंस फ्रेम कोई सा भी चूज़ करें, चाहे मैं इस डायरेक्शन में मूव करते हुए चीज़ों को देखूं या मैं इस डायरेक्शन में मूव करते हुए चीज़ों को देखूं, रिजल्ट जो है यही आने वाला है। बिकॉज यहाँ पर कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो कि किसी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा, किसी स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कोई किसी भी तरह के स्पीड को ये रिप्रेजेंट करता, यहाँ पर एक्सप्रेशन रहता, तो फिर हम कहते अगर हम रेफरेंस फ्रेम में दूसरे रेफरेंस फ्रेम में रहते तो वो स्पीड हमारे लिए बदल जाता, हेंस ये एक्सप्रेशन हमारे लिए बदल जाता। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है। सो प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा।